हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, तैयारी ज़बरदस्त हो रही होगी क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हैं। तो आज फिर आपका स्वागत है करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के लेक्चर में हम संविधान का जो भाग 5 चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे और भाग 5 के अंतर्गत जो पहला अध्याय चल रहा था, पहले अध्याय का ये अंतिम टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो ये पहले अध्याय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और साथ में ही महान्यायवादी भी इसमें शामिल है। तो आज के लेक्चर में हम प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, शक्तियां क्या हैं और नियुक्ति कैसे होती है। थोड़ा थोड़ा करके इसके बारे में समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिए जाते हैं। बहुत कुछ पिक्चर क्लियर हो गई थी जब हमने मंत्रिपरिषद को पढ़ लिया था, तो प्रधानमंत्री का बहुत सारा एकदम पिक्चर वहां सामने आ चुका था, ठीक है ना। लेकिन अलग से हमारे संविधान में इनका प्रावधान है, मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त अलग से इनका प्रावधान है, तो थोड़ा सा चर्चा किया जाना इस पर अनिवार्य समझा गया। इसलिए आज के टॉपिक में हम भारत के प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि कैसे नियुक्ति होती है, शक्तियां क्या हैं उनके हाथों में और क्या क्या कार्य, अधिकार, शक्तियां, शपथ, कार्यकाल, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए और जाना जाए भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में। तो एक बात कर ले भारत के प्रधानमंत्री के, तो ये जो शासन है, संसदीय शासन प्रणाली है, आप ये कह सकते हैं कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें कार्यपालिका शक्तियां तो निहित होती हैं राष्ट्रपति में, लेकिन ये आपको कई बार कई लेक्चर में आपने जाना कि केवल नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो नाम मात्र की होती हैं। व्यवहारिक रूप में या वास्तविक रूप में जो शक्तियां होती हैं कार्यपालिका या उसको कह ले शासन, कार्यपालिका या शासन की जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती हैं। जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती हैं, ठीक है ना। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में भारत में फिलहाल ऐसी ही व्यवस्था है। तो जो वास्तविक शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती हैं। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में, भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में जब बात चल रही थी तो मार्ले ने लिखा है, ध्यान से, मार्ले ने लिखा है कि जो प्रधानमंत्री होता है, अच्छा अब भारत के संदर्भ में तो उसने लिखा नहीं क्योंकि मार्ले मिंटो 1911 से अधिनियम से संबंध रखते हैं। तो चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है, तो जो ब्रिटेन में एक स्ट्रक्चर है शासन का, वही स्ट्रक्चर हमने भारत में अपनाया है। जैसे वहां का प्रधानमंत्री वैसे यहां का प्रधानमंत्री, संसदीय शासन प्रणाली पूरा हमने ले लिया है। तो वास्तव में उसने कहा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ में, लेकिन वही बात हुबहू यहां भी लागू होती है। और कहा क्या है उसने कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद रूपी जो मेहराब खड़ा है, समझिएगा, मार्ले ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब का आधारशिला है, आधारशिला है। इसका क्या मतलब हुआ? प्रधानमंत्री की महत्ता को दर्शाते हुए मार्ले ने लिखा है
कि जो प्रधानमंत्री है मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब, मेहराब का मतलब यहाँ स्तंभ कह सकते हैं, पिलर कह सकते हैं, जो उस पिलर की जो आधारशिला है, अर्थात मंत्रिपरिषद रूपी जो पिलर बनती है और पिलर का आधार वो है, वो प्रधानमंत्री है। अर्थात आधार जैसे डगमगाया तो पूरा पिलर डगमगा जाता है, वैसे ही यदि प्रधानमंत्री विश्वास में ना रहे, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, आकस्मिक मृत्यु हो जाए या किसी कारण से उसने अपना त्याग पत्र दे दिया, तो उसी समय पूरा मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र मान लिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे किसी इमारत की नींव होती है उसी पर पूरा इमारत टिका होता है, वैसे ही मंत्रिपरिषद की जो नींव है वो प्रधानमंत्री होता है, उसी पर पूरा मंत्रिपरिषद टिका होता है। प्रधानमंत्री के रहने से मंत्रिपरिषद रहता है, प्रधानमंत्री के नहीं रहने से मंत्रिपरिषद तुरंत समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी इंपॉर्टेंसी के बारे में बात की गई है। अब थोड़ा सा नियुक्ति वगैरह पर बात कर लिया जाए, नियुक्ति कैसे होती है। तो आर्टिकल 75 का 1 क्या कह रहा है कि जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझ लिया जाए, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। लेकिन अब यहां थोड़ा सा समझिएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो की जाती है, लेकिन ये राष्ट्रपति का विवेकीय अधिकार नहीं है, विवेकीय अधिकार नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये उसका विवेकीय अधिकार नहीं है कि जिसको चाहे वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दे। नहीं, एक क्या कह सकते हैं, एक सिस्टम के तहत वो बंधा हुआ है, वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, प्रधानमंत्री के रूप में उसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। आम चुनाव के बाद जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के द्वारा अपना एक नेता चुन लिया जाता है, तो उसी बहुमत प्राप्त दल के नेता को वो कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। यह उसका विवेकीय अधिकार नहीं है। ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इतना समझ में आ गया। लेकिन यह राष्ट्रपति का विवेकीय अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति का ये विवेकीय अधिकार नहीं है। ठीक है ना। अब और क्या होना चाहिए? बहुमत प्राप्त दल का नेता हो गया, साथ साथ में हमने मंत्रिपरिषद के संदर्भ में कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन सदस्य हो सकते हैं उसके लिए योग्यता को निर्धारित किया था। तो यहां कहा गया है कि एक तो बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए, साथ साथ में किसी भी सदन का उसको सदस्य होना चाहिए, किसी भी सदन का उसको सदस्य होना चाहिए। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि वो लोकसभा का सदस्य होगा, लेकिन यदि लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य भी है, तो उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो किसी भी सदन का जो सदस्य है और बहुमत प्राप्त दल का नेता है, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। लेकिन आपको हमने मंत्रिपरिषद वाले टॉपिक में बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई भी व्यक्ति बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं भी है, बहुमत प्राप्त दल का नेता है लेकिन किसी भी सदन का सदस्य नहीं भी है, तो उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसको 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी सदन की सदस्यता ले लेनी होगी 6 माह के भीतर। तो अब 3 परिस्थितियां हो गई, बहुमत प्राप्त दल का नेता होने के साथ साथ किसी भी सदन का सदस्य हो, अथवा यह सदस्य नहीं है तो भी वो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है। अच्छा, सदन का सेंस सामान्यतः हम लोकसभा की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और वो प्रधानमंत्री के रूप में उनको नियुक्ति हुई है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वो राज्यसभा की ही सदस्य थी। एच.डी. देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, वो भी राज्यसभा के सदस्य। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, वो भी राज्यसभा के सदस्य थे।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो राज्यसभा के भी सदस्य थे और प्रधानमंत्री हुए हैं। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है, बस किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन वो इसका विवेकीय अधिकार नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा और समझा जाए, लेकिन एक कंडीशन है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां प्रधानमंत्री के नियुक्ति में राष्ट्रपति का, ध्यान से समझिएगा, प्रधानमंत्री के नियुक्ति में राष्ट्रपति का विवेकीय शक्ति भी काम करती है, विवेकीय शक्ति भी होती है। अर्थात वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करता है या नियुक्त कर सकता है, वो उसके विवेक पर निर्भर करता है। वो परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है, तो वो कौन सी परिस्थिति होती है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा किया जाए। तो जैसे अब विवेकीय शक्ति भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रपति ने अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। वो 1979 में चौधरी चरण सिंह को तत्कालीन जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा नीलम संजीव रेड्डी ये उस समय महामहिम राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। इन्होंने 79 में चौधरी चरण सिंह जी को अपने विवेक शक्ति के आधार पर प्रधानमंत्री के रूप में, भारत में पहली बार ऐसी परिस्थिति बनी थी तो जहां राष्ट्रपति के द्वारा विवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अच्छा, ऐसे ये तो परिस्थितियां क्या होती हैं? परिस्थितियां यह होती हैं जब मान लिया जाए लोकसभा में किसी भी गठबंधन या लोकसभा में, ध्यान से समझिएगा इस परिस्थितियों को, लोकसभा में होता क्या है कि जब बहुमत मिल गया तब तो प्रक्रिया आसान हो गई। बहुमत प्राप्त दल किसी ना किसी को अपना नेता चुन लेगा और उसको राष्ट्रपति आमंत्रित कर लेगा, भाई आप सरकार बनाइए, और प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर देता है। लेकिन मान लिया जाए आम चुनाव के बाद किसी भी दल को लोकसभा में या गठबंधन दल या किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो अब क्या होगा? तो अब यहां राष्ट्रपति का विवेक काम करता है। तो राष्ट्रपति अपने विवेक से गठबंधन में जिसको सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं अथवा किसी एक स्वतंत्र पार्टी जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा हो चुनाव में, उसके एक नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है अपने विवेक के आधार पर। यह एक कंडीशन है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई बहुमत वाला दल है जो गठबंधन के स्थिति में है, कभी कभी होता क्या है कि जैसे बहुमत जो है गठबंधन तो बना लिए कई पार्टियों ने मिलकर के, लेकिन चुनाव भी लड़ लिया, जीत भी गए, इतनी सीटें भी मिल गई कि सरकार बना सके, लेकिन अब तय नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अच्छा, उसमें कई ऐसे लोग हैं जो समान प्रभाव के हैं, जिनका प्रभाव समान रूप से है, तय नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति, क्योंकि बिना प्रधानमंत्री के देश को बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं छोड़ा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है कि अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर सकता है। ये भी परिस्थितियां हैं। और कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे मान लिया जाए जब प्रधानमंत्री अचानक अपने पद पर ना रह जाए, जैसे उसकी मान लिया जाए अचानक उसकी मृत्यु हो गई, प्रधानमंत्री की अचानक कोई मृत्यु हो गई और पहले से उसका उत्तराधिकारी कोई तय नहीं है। यह परिस्थिति आई थी जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो उस समय
कोई उत्तराधिकारी तो तय था नहीं, ये अचानक की परिस्थिति है। तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता। अब किसी को का मतलब ये नहीं है कि बाहर से किसी को, उसी दल का किसी को जो जिसको सदन में बहुमत प्राप्त है, उसी दल के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। एक ऐसी भी परिस्थिति है। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो भंग होने के बाद राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ये कुछ परिस्थितियां हैं जहां राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। ये विशेष परिस्थितियां हैं, नहीं तो सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा, अर्थात उसमें राष्ट्रपति की अपनी कोई विवेक शक्ति काम नहीं करेगी। तो सामान्य रूप से कह सकते हैं, सैद्धांतिक रूप से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और यह नियुक्ति उसके विवेकी अधिकार में नहीं होता है। हाँ, कुछ परिस्थितियां हैं जहां विवेकी अधिकार काम करता है। तो चलिए, ये नियुक्ति हो गया, और आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे पदावधि क्या होता है, तो प्रधानमंत्री के पदावधि के बारे में स्पष्ट रूप से कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। यह मान लिया जाता है सैद्धांतिक रूप से देखो, यह अनुच्छेद 75(2) में लिखा है। सैद्धांतिक रूप से ध्यान से समझिएगा, सैद्धांतिक रूप से क्या लिखा है कि चूंकि मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद में ही प्रधानमंत्री है, सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह 75(2) कह रहा है, ठीक है ना। यह सैद्धांतिक है। वास्तव में व्यवहार में क्या होता है कि वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसको लोकसभा में विश्वास रहता है। लोकसभा में जब तक विश्वास है, अर्थात उसको समर्थन प्राप्त है, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। सिद्धांत में बहुत कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे पद धारण करता है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। यदि उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो राष्ट्रपति चाह करके भी उसको हटा नहीं सकता है, उसको पद से नहीं हटा सकता, पद से बर्खास्त नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा ना। तो सैद्धांतिक रूप से तो कहा जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है प्रधानमंत्री को। यदि उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो इनडायरेक्ट रूप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसको सदन में अर्थात लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है ना। और ये सामान्यतः 5 साल तक होता है, यदि बीच में कोई ऐसी परिस्थिति ना आए तो सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन 5 वर्ष लिखा नहीं है इसलिए क्योंकि परिस्थितियां कभी भी कुछ भी हो सकती हैं, और जैसे सदन में उसका विश्वास खत्म हुआ वैसे वो पद से हट जाएगा या हटा दिया जाएगा। तो ये कार्यकाल के संदर्भ में बात हो गई। शक्तियों पर बात कर लिया जाए थोड़ा सा, तो कुछ महत्वपूर्ण शक्तियों को हमने यहां आपके सामने दर्शाया है। तो देखिएगा, अभी महत्व की बात कर लें तो पहले ही मार्ले ने लिखा था कि मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब का यह आधारशिला है। तो प्रधानमंत्री भारतीय शासन प्रणाली का यह सर्वोच्च अधिकारी होता है। ध्यान से समझिएगा, भारतीय शासन प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना इसके अधिकार में होता है। कौन कौन मंत्रिपरिषद में शामिल होगा ये प्रधानमंत्री तय करता है। किन किन मंत्री को कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा ये प्रधानमंत्री तय करता है। कौन, अब देखो कहा तो जाता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन वास्तविक रूप से कौन कितने समय तक मंत्री रहेगा ये सब कुछ तय
प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। जब चाहे किसी मंत्री से प्रधानमंत्री त्यागपत्र ले सकता है। तो मंत्रिपरिषद का गठन करना, विभागों का बंटवारा करना, यह सब प्रधानमंत्री का काम है। दूसरा, संसद में, देश में, विदेश में शासन का जो अधिकृत प्रवक्ता होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। अर्थात किसी भी विदेशी दौरे पर देश के अंदर शासन की नीतियों को यदि प्रधानमंत्री ने कुछ कह दिया तो वो मान लिया जाता है कि ये अधिकृत बयान है, ये भारत का बयान है, ये शासन का बयान है, ठीक है ना। तो वो अधिकृत प्रवक्ता के रूप में होता है। विदेश नीति का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बेशक एक अलग से विदेश मंत्री होता है, फिर भी चूंकि उस मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है तो नीतियों का निर्धारण, विदेश नीतियों का निर्धारण खास करके कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कभी कभी होता क्या है कि विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के हाथों में स्वयं होता है और कभी कभी वो अलग किसी व्यक्ति को विदेश मंत्रालय दे दिया जाता है। दोनों परिस्थितियों में भी उस नीति का निर्धारण प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। चलिए और थोड़ा सा कार्यों पर बात कर लिया जाए। बहुत सारे जो सेंट्रल कमीशंस होते हैं, राष्ट्रीय आयोग होते हैं, जैसे जो पहले राष्ट्रीय आयोग था अब नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, एनडीसी है, अंतर्राज्यीय विकास परिषद है, उसके बाद में राष्ट्रीय जल संसाधन आयोग है। तो बहुत सारे जो राष्ट्रीय आयोग होते हैं, इसमें ये कुछ आयोग का नाम दर्शाया गया है, इसका पदेन अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो अध्यक्ष के रूप में भी उसका कार्य होता है। उसके बाद में अनुच्छेद 78 क्या कह रहा है समझिएगा। आर्टिकल 78 कह रहा है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो संवाद की कड़ी है, कम्युनिकेशंस को आदान प्रदान करने की जो कड़ी है वो प्रधानमंत्री ही होता है। मंत्रिपरिषद के फैसलों की सूचना राष्ट्रपति तक पहुंचाने का काम, राष्ट्रपति के द्वारा मांगे गए शासन के से संबंध जानकारी वहां पहुंचाने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो 78 में लिख दिया गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य संवाद की कड़ी होता है। उसके बाद में सरकार की नीतिगत जो घोषणाएं होती हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही सभा पटल पर रखा जाता है कि अब कौन सी पॉलिसी घोषित होगी, कौन सी पॉलिसी लागू की जाएगी, इसका अनाउंसमेंट कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। अब हो सकता है प्रधानमंत्री कभी ऐसे ऐसी नीतियों की घोषणाएं करने के लिए किसी को अधिकृत कर दे, किसी कैबिनेट मंत्री को अधिकृत कर दे, लेकिन संवैधानिक रूप से वो उसी के द्वारा किया जाता है। सरकार की नीतिगत फैसलों की घोषणा किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो ये प्रधानमंत्री की शक्तियां हो गई। अब शक्तियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यदि देखा जाए तो कुल मिलाकर के वो समस्त संसदीय शासन प्रणाली की जो शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में ही होती हैं। एक संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में, संसदीय शासन प्रणाली वाले देश में जो सबसे प्रमुख और शक्तिशाली कह सकते हैं वो प्रधानमंत्री ही होता है। वो धुरी होता है, प्रधानमंत्री वो धुरी होता है, शासन का वो आधार या केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर समस्त कार्य प्रणाली चक्कर लगाते हैं। जो कुछ भी होगा उसका सेंटर पॉइंट कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इतना इंपॉर्टेंट पद होता है संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का। सैद्धांतिक रूप से तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से एक ही सर्वोच्च शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, और वो है प्रधानमंत्री। ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था प्रधानमंत्री के बारे में, जो जरूरत समझा गया कि अलग से एक वीडियो बनाया जाए और आपको थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जाए, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। नहीं तो वैसे इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मंत्रिपरिषद में आप पढ़ चुके हैं, बस अलग से कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री उसका मुखिया होता है। लेकिन जरूरत थी एक छोटा सा टॉपिक
लेक्चर होना प्रधानमंत्री के लिए, ठीक है ना। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम संसद के बारे में बात करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, भाग 5 का अध्याय 2 होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।